हेलो एंड वेलकम टू स्टडी नॉर्म्स। दोस्तों इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेरी पढ़ेंगे जो कि आपका फीमेल सुपरवाइजर में पूछा गया है। पिछली बार भी इसके ऊपर 2-3 सवाल आपके आए गए थे, आउट ऑफ सिलेबस था, उस वक्त पे ये सिलेबस में नहीं था मेंशन, लेकिन आपसे सवाल पूछे गए थे तो इसी को हम कवर करेंगे। बहुत बेहतरीन तरीके से, जबरदस्त तरीके से उसको कवर करेंगे। ये थ्योरी थोड़ी सी आपको में भी मुश्किल लगेगी, बट हम जब डिस्कस करेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। मैं आपको इजीली एग्जांपल्स दे के उसको समझा दूंगा अच्छे से। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना और आपको ये सारे के सारे जो इसके जो स्टेजेस हैं या इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, ये टर्म्स हैं, वो आपको समझ आ जाएंगे। ये आपके लिए एक बेनिफिशियल वीडियो रहेगा। चलिए, तो आप जोड़ लीजिए जितने आपके यार दोस्त हैं, वो आप जोड़ लीजिए और फिर हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है? चलिए जी, जब तक लोग हमारे साथ जुड़ते हैं और तब तक मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप फीमेल सुपरवाइजर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये लेक्चर देखने के बाद एक आपको आइडिया वैसे भी लग जाएगा कि आपको किस तरीके से पढ़ाया जाने वाला है। 60 मार्क्स का आपका स्पेशलाइजेशन आना है जो कि मैं ही आपको पूरा का पूरा पढ़ाऊंगा। आई मेक श्योर कि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आपके स्पेशलाइजेशन आ जाएं और बाकी के जो कंपोनेंट है 20-30 मार्क्स आपके और भी हैं। जीएस जो की है आपका, तो वो भी आपको मैं ही पढ़ाने वाला हूँ। यानी कि मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन जो है वो मेरे ही हाथ में, मैं ही आपको पढ़ाऊंगा। इसमें पूरे के पूरे कोर्स में पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर सारे अपडेटेड, जो नए एग्जाम अभी थोड़े मुश्किल आ रहे हैं उनके बेसिस पे आपको पढ़ाया जाएगा। अपडेट करूंगा पूरे के पूरे कंटेंट, सारे पीडीएफ्स भी मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिल जाएंगे, आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे दोस्तों। तो आप इस कोर्स में एनरोल जरूर करें। ये हमारा नंबर है, इनकेस अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप हमारे साथ बात करके हमसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों कूपन का इस्तेमाल जरूर करें, FS50 ₹500 का ऑफ मिलेगा, 1000 रुपए में पूरा कोर्स मिल जाएगा। आपकी प्रिपरेशन बहुत नेक्स्ट लेवल हो जाएगी दोस्तों। चलिए जी, तो सेशन को हम अपने करते हैं स्टार्ट। ठीक है, पहले आप ये देख लें, जो दो क्वेश्चंस आपको पिछली बार पूछे गए थे वो आप देख लें, उसके बाद में हम इसको डिस्कस भी करेंगे। पूरा का पूरा थ्योरी देखने के बाद में हम इसकी डिस्कशन भी करेंगे। पहला, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ डेवलपमेंट ड्यूरिंग सेंसरी स्टेज। जो सेंसरी स्टेज है इसमें क्या मेन पर्पस होता है, ये आपको बताना पड़ेगा। 101 क्वेश्चन था। 100वां जो क्वेश्चन था आपका वो क्या है, अकॉर्डिंग टू पाइजे which stage do children develop the ability to think logically। कब बंदा लॉजिकली सोच पाता है, तो इसको भी हम अभी देखने की करेंगे। ये दो क्वेश्चंस हैं, ये पिछली बार आए थे और इसको हम अब देखेंगे और इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे के सारे जो है आपका कवर दोस्तों हो जाएगा। आप ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, समझ के आपके जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको आप दूर करके एकदम शांति से बैठ के इस वीडियो को आप देखें। चलिए शुरू करते हैं। पाइजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है दोस्तों माइंड, बुद्धि, समझ, इंटेलेक्ट। ठीक है, कॉग्निशन, कॉग्निटिव रिलेटेड टू माइंड, रिलेटेड टू इंटेलेक्ट, याद रखना। तो थ्योरी ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, थ्योरी ऑफ माइंड, आप ये समझ ले कि किस तरीके से एक बच्चे का चीजें डेवलप होती हैं, माइंड डेवलप होता है, कैसे वो सीखता है। यूजुअल जब बच्चा छोटा होता है तो उसको सही गलत का नहीं पता होता, या वो कुछ चीज बोलता है तो उसको उसका मतलब नहीं पता होता, क्योंकि उस वक्त उसका जो समझ है, उसकी जो कॉग्निशन है, उसका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो कम है। बड़ा होता है तो उसको इस बात का मतलब भी समझ आता है। ठीक है जी। और फिर जो और बड़े बंदे, जो सयाने बंदे समझ पाते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको किसी ने ताना मारा या आपकी किसी ने अप्रिसिएशन, तो ये सियाना बंदा जो होता है, जो बड़ा बंदा है आपके जैसे या मेरे जैसे, उसको समझ पाएंगे। मेरे 5 साल का बच्चा इस बात को नहीं समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा। तो हम डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ में गुजरते हैं और हमारा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट विद टाइम होता रहता है दोस्तों। ठीक है, चलिए हम इसको देखेंगे। तो जीन पाइजे जो है ये एक स्विस साइकोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, जिन्होंने प्रपोज किया थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट टू एक्सप्लेन। इसमें ये क्या एक्सप्लेन करते हैं, हाउ चिल्ड्रन डेवलप थिंकिंग, कि अपनी वो थिंकिंग को कैसे डेवलप करते हैं, एंड इंटेलिजेंस कैसे डेवलप करते हैं एज दे ग्रो। जैसे जैसे वो उम्र में बढ़ते हैं तो उनका जो माइंड होता है, जो इनका इंटेलेक्ट होता है, जो इनका इंटेलिजेंस होता है, वो भी वो कैसे बढ़ता है, लोगों के साथ इंटरेक्शन करके। किसी स्टेज में वो लैंग्वेज सीखता है, देन उसके बाद में उसको लॉजिकल रीजन का पता लगता है। ठीक है, उसको हम देखेंगे। चलिए, अकॉर्डिंग टू पाइजे
चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज बाय इंटरेक्टिंग विद द एनवायरनमेंट। समाज में हम जो भी सीखते हैं हमारे समाज से ही सीखते हैं, हमारे एनवायरनमेंट से ही सीखते हैं। हम इंटरेक्शन जो बाकी लोगों के साथ करते हैं उनसे ही सीखते हैं। तो आप इस वक्त मेरे साथ पढ़ रहे हो तो जो मैं आपको बता रहा हूँ आप उसको समझ रहे हो, तो ये भी एक इंटरेक्शन ही हो रही है और आप सीख रहे हो। ठीक है, चलिए जी। तो ये पाइजे ने अपनी थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बताया दोस्तों, 4 स्टेजेस बताई हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की एंड थिंकिंग की। ठीक है, बोल रहा है जी 4 स्टेजेस में एक बच्चे की थिंकिंग डेवलप होती है। ठीक है जी। नंबर 1 आपको बताया है स्कीमा, नंबर 2 बताया है एसिमिलेशन, ठीक है, नंबर 3 बताया है अक्योमोडेशन, ठीक है, एंड नंबर 4 बताया है इक्विलिब्रेशन। ठीक है जी। ये 4 स्टेजेस आपको दोस्तों बताई है, समझ गए। चलिए देख लेते हैं ये क्या है, बड़ा इजी है आपको समझ आए। नंबर 1 है स्कीमा। दोस्तों स्कीमा एक ऐसा आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी है एक बच्चे की कि जिसमें वो किसी चीज को देख के आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है ये क्या है। ठीक है जी, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है क्या है। फॉर एग्जाम्पल के लिए गाय की 4 टांगे होती हैं। लेट्स सपोज अगर किसी बच्चे को पता लग जाए गाय की 4 टांगे होती है, ठीक है, तो वो 4 टांगे दोस्तों उसको याद रहेगी। हाँ भी 4 टांगे देखेगा तो बोलेगा हाँ जी क्या होती है, गाय होती है। या लेट्स सपोज बच्चे को अगर दिखता है कि हाँ भाई गाय दूध देती है, तो वो जो दूध है वो आइडेंटिफिकेशन बन जाएगी कि ये क्या है, गाय है। ठीक है, इसको बोला गया है स्कीमा। देखो क्या बोलता है, अ स्कीमा इज ए मेंटल फ्रेमवर्क, एक बच्चे का दिमागी फ्रेमवर्क, दिमागी ढांचा है या फिर वो एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, दैट हेल्प्स इंडिविजुअल्स, यानी कि जो बच्चे हैं उनको हेल्प करता है किसमें, ऑर्गेनाइज करने में, इंटरप्रेट करने में, डिफाइन करने में, समझने में, इसको इंफॉर्मेशन। एग्जाम्पल के लिए a child learns that a dog has 4 legs and barks। बच्चा सीखता है कि एक कुत्ता जो होता है उसकी 4 टांगे होती है, वो भौंकता है, वो बात करता है। ठीक है, दिस अंडरस्टैंडिंग बिकम्स ए स्कीमा फॉर आइडेंटिफाइंग डॉग्स। तो वो डॉग्स को कैसे पहचान रहा है, ठीक है, वो डॉग्स को ऐसे पहचान रहा है किसी चीज के साथ आइडेंटिफाई कर रहा है। ठीक है, कुछ स्पेसिफिकेशन के साथ आइडेंटिफाई, भाई 4 टांगे होती है तो हर भौंकने वाली चीज को वो कुत्ता समझ सकता है, समझ रहे हो ना। वही बोलते हैं ना कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, लेकिन बच्चे को हर चमकने वाली चीज सोना लगेगी। वो क्या है, स्कीमा। वो क्या है, स्कीमा। चलिए जी, दूसरा है एसिमिलेशन, एसिमिलेट हो जाना, मिक्स हो जाना, मिक्स। पहले ही स्टेप से जुड़ा हुआ है दूसरा स्टेप एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या बोलता है, लेट्स सपोज अगर एक बच्चे को पता लग गया ना कि जिसके 4 टांगे हैं वो कुत्ता होता है, तो अगर वो किसी और की भी 4 टांगे देख ले तो उसको भी कुत्ता समझ ले। यानी कि वो है बकरी है वो गाय है वो बैल है, ठीक है, लेकिन उसको भी क्या समझेगा, कुत्ता समझेगा। ठीक है, तो जो ऑलरेडी उसके पास इंफॉर्मेशन थी उसको वो दूसरी इंफॉर्मेशन के साथ मिक्स कर देगा। ठीक है जी, दूसरी इंफॉर्मेशन क्या कर देगा, मिक्स कर देगा। ठीक है जी, चलिए देखो, assimilation occurs, ये होती है when new information is fitted into existing schema। दोस्तों आपको पूछेगा when new information fitted into existing schema which of the following option is correct, what it would be called, क्या बोला जाएगा, assimilation बोले। एग्जाम्पल के लिए a child who knows a dog, ठीक है, may call a cow a dog because it also has 4 legs। तो ये क्या हो गया, एसिमिलेशन हो गया। पहले उसने कुत्ते को आइडेंटिफाई किया था क्योंकि उसकी 4 टांगे थी। एसिमिलेशन में क्या करता है, बाकी सब चीजों की भी जिनकी 4 टांगे हैं उनको भी क्या समझता है कि भाई वो क्या है, कुत्ता ही है। यूजुअल ऐसा ही बच्चों के साथ होता है दोस्तों। एक मूवी भी है, वो सनी देओल की मूवी है चैंपियन, शायद चैंपियन ही है, पता नहीं अब वो कौन सी मूवी आपने देखा होगा। उसमें आप देखेंगे एक विलन होता है, उसके लंबे लंबे बाल होते हैं। ठीक है, तो ये बच्चे को ना वो डरा देता है, एक बार डरा देता है, ठीक है, उसको मारने की कोशिश करता है। तो अब हर वो बंदा जो उसको लंबे बालों वाला दिखता है वो उसी को आइडेंटिफाई करता है उसके साथ। ठीक है, तो ये क्या होता है, असिमिलेशन हो जाता है। ठीक है?
ऑलरेडी जो स्कीमा है उसमें नई भी इंफॉर्मेशन आती है वो उसके साथ मिक्सअप कर देता है दोस्तों, ठीक है जी। वो क्या हो जाएगा, एसिमिलेशन हो जाएगा, ठीक। तीसरा है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन अकर्स व्हेन एग्जिस्टिंग स्कीमा आर मॉडिफाइड टू इंक्लूड न्यू इंफॉर्मेशन। इसमें बोल रहा है नई इंफॉर्मेशन जो है उसको अकोमोडेट कर दिया जाता है। द चाइल्ड लर्न्स दैट ए काउ इज डिफरेंट फ्रॉम डॉग तो द स्कीमा चेंजेस। समझ गए, यहाँ पे एक्योमोडेट हुआ है चीज। एक्योमोडेट मतलब एक नया आइडिया, एक नई चीज को जगह मिली है, मिक्सअप नहीं हुआ है, एक के बदले दूसरा नहीं समझ रहा है। अब उसको पता है डॉग अलग है और काऊ जो है अलग है। अब उसको ये भी पता है भाई इसकी भी चार टांगे होती है, इसकी भी चार टांगे होती है, ये भौंकता है लेकिन गाय भौंकती नहीं है, ठीक है। ये क्या है, अक्यूमोडेशन, ठीक है। अगला है इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ बैलेंसिंग एसिमिलेशन एंड अक्यूमोडेशन टू मेंटेन कॉग्निटिव स्टेबिलिटी। और जब बोल रहा है जी ये जो हमारी एसिमिलेशन है और एक्यूमोडेशन है इसका जो बैलेंस होता है इसको बोलेंगे इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन का मतलब नाउ अब ये बच्चा एक बड़ा इंसान है, अब इसका दिमाग इतना विकसित है, इतना डेवलप है, ठीक है, कि उसको पता है डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स में फर्क उसको पता है, ठीक है। तो ये क्या है, इक्विलिब्रेशन। इट also helps children move from one stage of development to another। तभी देखो ना, छोटा एक बच्चा होता है, पहले उसको सिखाया जाता है ए ए ए सिखाया, देन उसको बी सिखाया जाएगा, सी सिखाया जाएगा, देन ए बी सी उसको आ जाएगा, ठीक है। देन उसको वर्ड सिखाए जाएंगे, पी ई एन पेन, एच ई एन हेन, ठीक है जी। बट वो ऑफन कंफ्यूज इसमें हो जाता है, लेकिन जब वो ये भी बात समझ जाता है दोस्तों पेन और हेन में क्या फर्क है, समझ रहे हो, जब वो बड़ा होता है इस बातों को भी समझ जाता है तो उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट तब होती है जब एक बच्चा इक्विलिब्रेशन पे पहुंचता है, ठीक है। तो ये स्टेप्स जो हैं आपको क्रोनोलॉजी में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है जी। तो पहला आप सभी ने देख लिया कि पहला जो स्टेप है वो हो जाएगा आपका स्कीमा। पहला स्टेप कौन सा हो जाएगा, स्कीमा। दूसरा जो स्टेप है दोस्तों वो हो जाएगा आपका एसिमिलेशन। तीसरा स्टेप हो जाएगा एक्योमोडेशन, ठीक है। और चौथा स्टेप हो जाएगा इक्विलिब्रेशन, ठीक है जी। तो ये उसने स्टेजेस बताई थिंकिंग। इसके बाद में चार स्टेजेस दोस्तों और बताता है, वो बोल रहा है यहां से लेके यहां तक के उम्र के बच्चे इस स्टेज में होते हैं और ये चीजें सीखते हैं। इस एज के और इस एज के बीच में बच्चे जो होते हैं इस स्टेज में होते हैं और ये चीजें, चार स्टेजेस आपको और बताई जाती हैं बाय पाइजे, ठीक है जी। चलिए जी, तो जीन पाइजे क्या आपको बताते हैं देख लेंगे। स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में चार स्टेजेस आपकी और आ गई। नंबर वन जो स्टेज है वो है सेंसरी मोटर स्टेज। ये जन्म से लेके 2 साल तक रहेगी, पहली स्टेज है। दूसरी जो स्टेज है, चलिए देखिए, वो है प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है जी, 2 से लेके 7 तक। तीसरी जो स्टेज है दोस्तों वो है आपका ऑपरेशनल स्टेज। तीसरी जो स्टेज है वो कौन सी है, ऑपरेशनल स्टेज, चलिए जी, जिसे हम बोलेंगे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 से लेके 11 तक। और लास्ट है दोस्तों आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। कौन सा, फॉर्मल ऑपरेशनल, चलिए जी, ठीक है। तो सेंसरी मोटर स्टेज पहला आ गया, ठीक है। सेंसरी मोटर स्टेज एक बार मैं आपको लिख के भी बता देता हूँ, देखो जी, सेंसरी मोटर पहला स्टेज। दूसरा प्री ऑपरेशनल स्टेज। तीसरा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और चौथा आपका फॉर्मल ऑपरेशंस, ठीक है जी। ये चार स्टेजेस आपको बताते हैं कौन, तीन पांच, ठीक है जी। चलिए भाई अब इसको हम वन बाय वन देख लेते हैं, बड़ा इजी है, आपको इसको समझ आ जाएगा।
अच्छा, वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक वाइक जरूर कर दिया करो, कमेंट्स वमेंट्स कर दिया करो भाई, ठीक है। चलिए, द सेंसरी मोटर स्टेज इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ पाइजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इट स्टार्ट्स फ्रॉम बर्थ और 2 साल तक ये चलता है। इस स्टेज में एक इन्फेंट, एक बच्चा, यूजुअल जो इन्फेंट होता है वो होता ही 2 साल तक का बच्चा है। He learns or she learns about the world through senses and bodily action। दोस्तों, सेंसरी मोटर का मतलब ही है, सेंसरी मीन्स सेंसेस और मोटर मीन्स बॉडी, मोटर मीन्स बॉडी। तो सेंसरी मोटर, ठीक है, समझ गए। चलिए भाई, तो इन्फेंट जो छोटा बच्चा होता है ना, वो बॉडीली एक्शन से ही सीखता है, उसका दिमाग डेवलप नहीं है। ही नोज नथिंग, उसको कुछ नहीं पता है, उसको सही गलत का नहीं पता है, ठीक है। उसको बस ये बात सीख जाता है वो कि जब मैं रोता हूं तो कुछ खाने के लिए मेरे मुंह में आ जाता है कि नहीं। तभी उसकी माँ उसको फटाफट दूध पिलाती कि नहीं पिलाती कि मेरा बच्चा रो रहा है, अच्छा ठीक है जी। जब उसको दर्द हो रही है तभी भी रोएगा। इसको पता है जब मैं रोता हूँ कोई मुझे चुप कराने के लिए आता है, कोई मुझे दूध पिलाने के लिए आता है। तो ये जो सीख रहा है ना, वो सिर्फ बॉडीली एक्शन से, सेंसेस। सेंसेस क्या है हमारे, जी टच करते हैं हम किसी को, सेंस हमारा, किसी को देखते हैं सेंस है, स्मेल करते हैं सेंस है, ठीक है जी। तो ये सेंसेस जो होते हैं हमारे, तो पहला स्टेज जो है इट डील्स विद सेंसेस एंड योर बॉडी, बॉडीली एक्शन सीखता है बच्चा, जो भी सीखता है, ठीक है। बेबीज बिल्ड मेंटल मॉडल ऑफ द वर्ल्ड। इस दुनिया के ना वो मेंटल मॉडल बना लेता है, अपने दिमाग में एक मॉडल वो बना लेता है, ठीक है। थ्रू एक्सपीरियंसेस लाइक ग्रास्पिंग ऑब्जेक्ट्स, सकिंग और हेयरिंग साउंड्स। सुन रहा है तो हेयरिंग साउंड है उसका। सकिंग मीन्स उसके मुंह में कुछ डाल दो, दांत वांत तो है नहीं, चबा तो नहीं सकता, चूसता है बस, सक करता है, ठीक है। और कुछ उसके हाथ में हम पकड़ा देते हैं, कोई खिलौना वगैरह, ये वो पकड़ लेता है। यही उसकी पूरी की पूरी दुनिया, और इसी से वो सीखता है, इसी से वो एक्सपीरियंस करता है, और इसी से वो जो भी सीखेगा इसी से सीखे, ठीक है। एट फर्स्ट न्यू बॉर्न बेबीज एक्शन आर रिफ्लेक्सेस, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, फैक्ट। इस स्टेज में बच्चा रिफ्लेक्सेस का गुलाम। रिफ्लेक्सेस मतलब उसको कुछ नहीं आता है, ऑटोमेटिक सब चीजें उससे हो जाती है, ठीक है। रिफ्लेक्स होता है ना मोरल जी, रिफ्लेक्सेस किसी के तेज होते हैं, ठीक है। करंट लगता है तो ऑटोमेटिक हाथ पीछे हो जाता है, ये रिफ्लेक्स है कि नहीं। गर्म लगता है तो ऑटोमेटिक हाथ पीछे हो जाता है, रिफ्लेक्स है। बच्चा इसमें रिफ्लेक्स ही, रिफ्लेक्सेस में ही इसके एक्शंस जो हैं वो होते हैं। बट सून द बेबी बिगिंस टू कोऑर्डिनेट सेंसरी इनपुट्स विद फिजिकल मूवमेंट डेलिबरेटली। आहिस्ते आहिस्ते कुछ मूवमेंट्स भी वो सीख लेता है। फॉर एग्जाम्पल बेबीज लर्न वेरी अर्ली दैट व्हेन दे क्राई, जब वो रोएंगे, someone comes to feed them, तो उनको कोई दूध पिलाने के लिए आएगा, बिल्कुल जी। they coordinate the action of crying with the sensory input of seeing an adult face and being fed, ठीक है जी। फिर बोल रहा है वो रोता है, ठीक है, तो उसका एक बॉडीली एक्शन है, देन उसको उसमें दूध मिल जाता है उसके बाद, चलिए जी। this help them to form mental connection between crying and being fed। दोस्तों, कुत्ता जो होता है ना, कुत्ता बिल्ली जो पेट होते हैं, पेट को भी ऐसे ही सिखाया जाता है, ठीक है जी। पेट को भूखा रखा जाता है, उसको जब भूख लगती है, ठीक है जी, तब उसका ट्रेनर उसको ये चीज, ठीक है, उसको 10 बार बोलेगा सिट 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 सिट, नहीं बैठ रहा है, बीच में एक बार बैठेगा, जैसे वो बैठेगा तो उसको वो कुछ कुछ खाने के लिए दे दे, कुत्ता खाएगा, ठीक है जी। फिर उसके कई दिन यही चलेगा, सिट 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 सिट, जब वो बैठेगा उसको दे, समझ गए। तो कुत्ते को ये बात पता लगेगी, हाँ, जब मुझे बोला जाता है सिट और मैं बैठता हूँ तो खाने के लिए मिलता है, तो उसकी प्रोग्रामिंग हो जाती है, ऐसी बच्चे की प्रोग्रामिंग हो जाती है, ठीक है? तो इसमें बच्चा ये समझ लेता है कि मेरी जो बॉडीली एक्शन है, मैं रोऊंगा तो मुझे खाने के लिए मिलेगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ सेंस इन्वॉल्व है, उसका दिमाग डेवलप नहीं है, ठीक है। चलिए, पहली स्टेज है, ठीक है। चलिए, इस स्टेज में बोल रहा है जी, दो चीजें डेवलप होती हैं। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप होता है, ठीक है। इसके अलावा कॉज एंड इफेक्ट भी डेवलप होता है, जो कि हम क्या है। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है, मतलब ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब ये है कि उसको लगता है कि वो ऑब्जेक्ट अभी भी है, दो वो है या नहीं है, बात की बात। लेट्स सपोज अगर मैं आपको बोलूं, ठीक है, अगर आप एक बच्चे को दूध पिला,
छोटा बच्चा है 1 साल का, ठीक है, आप इसको मिल्क फीड कर, ठीक है, पी रहे हैं, ठीक है ना, पी रहे हैं ना, चलो छोड़ो, अब आप इसको मिल्क नहीं पिला रहे, आप इसके मुंह में किसी का थंब डाल दो, बच्चे का छोटे, तो इसको चूसना शुरू करेगा कि नहीं करेगा? चूसना शुरू करेगा। क्या सोचेगा ये कि हाँ भी मेरे मुंह में दूध ही है, और उसको चूसेगा। तभी देखा ना बच्चे जो हैं इसको चूसते हैं, है कि नहीं? तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट परमानेंस। समझ गए? देखें, द अंडरस्टैंडिंग दैट ऑब्जेक्ट्स कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो है, इवन व्हेन दे कैन नॉट बी सीन, जब वो दिख भी नहीं रहा, और हर्ड, वो सुनाई भी नहीं दे रहा, लेकिन बच्चे को लगता है वो है। यंग बेबीज थिंक ऑब्जेक्ट्स डिसअपियर व्हेन आउट ऑफ व्यू, ठीक है जी, चलिए जी, और इनको ये भी लगता है कि जब ऑब्जेक्ट उनको नहीं दिखाई दे रहा तो है भी नहीं, मतलब इसमें दोनों ही चीजें आ गई ऑब्जेक्ट परमानेंस, ठीक है, उनको लगता है भी है नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर उसके सामने कोई तो नहीं है, कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये, फॉर एग्जाम्पल के लिए एक बच्चे के सामने टॉय, ठीक है, देन उसके बाद वो घुमा दो उसको, ठीक है, थोड़ी देर में भूल भी जाएगा उसको, थोड़ी देर में उसको भूल भी जाएगा, क्योंकि वो भूल जाएगा उसको, ठीक, उसको लगेगा वो है ही नहीं, वो कहीं खो गया है, समझ रहे हो, कहीं वो खो गया, जैसे बच्चे को बेवकूफ नहीं बनाते, हाँ जी ये 500 रुपये गुम कर दो जी, तो भूल जाएगा उसके, ठीक है, तो इस स्टेज में ऑब्जेक्ट परमानेंस आप समझ गए। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है? बोल रहा है ऑब्जेक्ट्स कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, ठीक है ना, व्हेन दे कैन नॉट बी सीन और हर्ड, ठीक है जी, चलिए जी, तो ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है। दूसरा है कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट का मतलब ये कि अगर मैं कुछ करूंगा तो कुछ होगा, इफेक्ट उसका आएगा। The baby begin to understand that certain action cause certain effects. For example, pushing a mobile make it move and shaking a rattle make noise. छोड़ दे, वो झुंझुना उसके हाथ में दे देते, उसको पता है इसको हिलाऊंगा तो साउंड प्रोड्यूस, बार बार हिला, ठीक है, या फिर रोऊंगा तो दूध मिलेगा, ठीक है ना। चलिए जी, तो ये भी तो बच्चे जब भी जो हो जाएंगे 2 साल के 2.5 साल के, आप देखें वो मोबाइल चलाते हैं, उसमें कार्टून देखते, कोकोमेलन वगैरह देख रहे होते हैं, ठीक है, तो उनके हाथ से फोन छीनो, बहुत चिल्लाते हैं, बहुत नीचे बिछ जाएंगे, क्यों? उनको पता है मैं रोऊंगा, बहुत तेज तेज रोऊंगा, फर्श पे लिट के रोऊंगा तो मम्मी जो है फोन, तो वो ये कनेक्शन हो जाता है इनका, ठीक है, तो इसलिए देना नहीं चाहिए, इसलिए देना नहीं चाहिए, इसलिए उनको समझा बुझा के बिठा देना चाहिए, तो ये बात पता लग जाए कि भाई मैं कितना भी रो लूं मुझे ये चीज नहीं मिलेगी, ठीक है, और उसको बाद में बता देनी ये बात, भाई बुरी चीज है ये, ठीक है, और उसको ये पता होना चाहिए जिद करूंगा तो मार अलग पड़ेगी, जैसे हमारी थी, हमारे टाइम में पता, अगर ज्यादा रोया मम्मी ने बोल दिया हाँ भाई रोना मत, अगर तू तेरे मुंह से आवाज निकली तो और मार पड़ेगी, है कि नहीं, तो हम चुप करके अंदर अंदर रो रहे, आंसू निकल रहे, बस आवाज नहीं आ रही, सिर्फ आंसू, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा कॉज एंड इफेक्ट। चलिए, तो पहली स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरी स्टेज क्या है? प्री ऑपरेशनल स्टेज। ऑपरेशनल स्टेज से पहले 2 से 7 साल तक ये स्टेज आपकी है। इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज बच्चा क्या करता है, इसमें वो लैंग्वेज सीखता है, सिंबल सीखता है, इमेजिनेशन थोड़ी थोड़ी उसको हो जाती है, बट देयर थिंकिंग इज नॉट येट लॉजिकल, लॉजिक अभी भी बिल्ड नहीं होता, दिमाग में बड़े लॉजिकल थॉट्स नहीं आते, ठीक है। अब देखेंगे इसको, और की कैरेक्टरिस्टिक्स जो डेवलप होती हैं इस स्टेज में, देखें जी, पर पहली बात तो लैंग्वेज जो है वो बच्चा सीख जाता है, तो देखो 2 से 7 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल का बच्चा जो है लैंग्वेज सीख जाता है, सीख जाता है कि नहीं सीख जाता, भाई बढ़िया, इसको कुछ समझाने की जरूरत भी नहीं। सिंबॉलिक प्ले एंड इमेजिनेशन अभी बताता हूँ आपको क्या है। देन है ईगो सेंट्रिज्म, अभी बताऊंगा, ईगो सेंट्रिज्म बताऊंगा ये भी क्या है। अगला है मैजिकल थिंकिंग, ठीक है जी, वो मैजिकल थिंकिंग में होते हैं। एंड लैक ऑफ लॉजिकल ऑपरेशंस, इस फेस की खास बात है लॉजिकल ऑपरेशन नहीं बच्चा कर पाएगा, ठीक है। देखते हैं वन बाय वन इनको। चलिए भाई, पहली चीज है रैपिड लैंग्वेज डेवलपमेंट। हर स्टेज में बच्चा बोलना भी स्टार्ट कर देता है और लैंग्वेज भी सीख लेता है। सिंपल, ड्यूरिंग द प्री ऑपरेशन चिल्ड्रन एक्सपीरियंस फास्ट ग्रोथ इन लैंग्वेज, they learn many new words, वर्ड सीख लेते हैं, begin to form sentences to communicate their thoughts and, ठीक है। चलिए जी, इसमें वोकेबलरी जो है उसका इंक्रीज हो जाता है। चलिए, अपने आइडियाज क्वेश्चंस डिस्क्राइब करता है, ठीक है। चलिए, फिर कई सारे क्वेश्चन पूछता है, बोल रहा है व्हाई इज द स्काई ब्लू, ऐसा क्यों है, ठीक है जी। चलिए जी, उसके बाद वेयर डज रेन कम फ्रॉम,
कि बारिश कहाँ से हो रही है, ठीक है? पैसे कहाँ से आ रहे हैं, समझ रहे हो? मतलब कुछ भी पूछ लेगा, कुछ भी, है ना? ये तो लैंग्वेज का तो सिंपल है, ये तो आपको समझ। अगला है सिंबॉलिक प्ले एंड इमेजिन, नाम से पता लग रहा है सिंबॉलिक प्ले। इसमें वो कुछ-कुछ चीज़ लेके उसको एज़ सिंबल यूज़ करके खेलना स्टार्ट करता है। जैसे कि एक इमेजिनेशन यहाँ, और एक स्टिक जो है वो स्वॉर्ड बन जाता है। स्टिक क्या बन जाता है? स्वॉर्ड बन जाता है। ठीक है, सिंपल, है ना? और स्टिक मेनली जो स्वॉर्ड भी बन सकता है जी, डंडा लेके तलवारबाज़ बन जाए जी, तलवार खेलेगा, ठीक है? या फिर डंडे की बंदूक बना देगा अपनी, है ना? दुश्मन को मार रहा है, गोली आर्मी वाला बन गया। समझ गए? चलिए जी। तो मतलब सिंबॉलिक प्लेस जो हैं ये होते हैं, या फिर बच्चे जो हैं वो डॉक्टर बन, है कि नहीं? या गुड्डा ले लिया, गुड्डे की माँ बन गई। तो ऐसे सिंबॉलिक प्लेस जो है एज में होता है। चिल्ड्रन बिगिन टू यूज सिंबल, सिंबल मतलब कुछ निशान, कुछ चिन्ह, टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स, कुछ ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए सिंबल्स का इस्तेमाल, या इवेंट्स को दिखाने के लिए सिंबल का इस्तेमाल होता है। दिस अलो देम टू एंगेज इन प्रिटेंड एंड इमेजिनेटिव प्ले। प्रिटेंड एंड इमेजिनेटिव प्ले का मतलब ये प्रिटेंड है, ये उसकी तरह नकल करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल के जैसे डॉक्टर होता है, डॉक्टर चेक कर दी है पेशेंट को, था ना, उसके पास होता है जी वो स्टेथोस्कोप होता है, तो वो लगा देगी उसकी छाती में, या फिर पेशेंट बना दिया अपने बाप को ही, हाँ जी चेक कराओ जी, तो वो लगा दिया उसके हाथ में थर्मोमीटर, या मुंह में लगा दिया, तो हाँ जी चेक कराओ। तो ये क्या है? सिंबॉलिक प्ले ही है ना। तो सिंबॉलिक प्ले, ठीक है। प्रिटेंड होता है, इमेजिनेटिव प्ले होता है, ठीक है। वन ऑब्जेक्ट कैन रिप्रेजेंट अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। चिल्ड्रन क्रिएट इमेजिनरी सिचुएशन एंड रूल्स, जैसे कि मैंने आपको उसकी बताई है। अगला है ईगो सेंट्रिज्म। ईगो सेंट्रिज्म का मतलब क्या है दोस्तों, कि इस बच्चे को अपना ही व्यू पॉइंट का पता है, किसी और के व्यू पॉइंट का नहीं पता। मतलब ये हम्म, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसको पता जी, वो रोता है चिल्लाता है अपने बाप से पैसे, हम्म, उसको लगता है कि मेरे बाप के पास पैसे हैं, ऑल्दो उसके बाप के पास पैसे नहीं है, उसको लग रहा है कि मेरे बाप के पास पैसे, इसीलिए तो वो बाप को देख के रोता है, पैसे मांगता है उससे, समझ रहे हैं ना? उसको दूसरे का व्यू पॉइंट का यहाँ, उसको बस यही, मेरी बात समझ रहे हो आप? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए लेट्स सपोज कोई टॉय है, एक खिलौना है, ठीक है, या फिर कोई कार्टून है, या उसको वो नहीं अच्छे लगते, तो उसको लगता है ये है ही गंदे, कार्टून उसको नहीं अच्छे लगते ना, इस दाल उसको कोई नहीं अच्छी लगती, तो उसको कोई और भी दाल खाएगा ही नहीं, क्योंकि वो ईगो सेंट्रिज्म, ठीक है, अपना ही व्यू पॉइंट का पता होना को बोलते हैं ईगो सेंट्री। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो ईगो सेंट्रिज्म से बाहर निकल, ठीक है जी। चलिए जी, जैसे बच्चा छोटा होता है उसको बड़े लोग कितने बड़े लोग बाइक चला रहे हैं, तो लगता है बड़ा होना एक मजे की बात, लेकिन एक्चुअल में बड़ा होना मजे की बात नहीं है। आपको पता है बड़ा होना मजे की बात नहीं है। आप लोग चाहते हैं छोटे हो जाए, है कि नहीं? मैं खुद चाहता हूँ जी मैं छोटा हो जाऊं, है ना, मजे से जिंदगी जिएंगे आराम से। चलिए, तो ईगोसेंट्रिज्म, ईगोसेंट्रिज्म मींस दैट द चिल्ड्रन फाइंड इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड अदर पीपल्स पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने बता दिया, अदर पीपल्स पॉइंट ऑफ व्यू। लेट्स सपोज अगर उसको बिल्डिंग का एक साइड दिख रहा है, उसको लग रहा है कि हाँ भाई ये मुझे दिखाई दे रहा है, उसको यही लग रहा है, उसको लग रहा है इसकी दूसरी तरफ कोई है ही नहीं, समझ रहे? और ये ऐसा ही है, अगर ये कार्टून बुरे हैं तो ये बुरे ही है, ये दाल बुरी है तो बुरी ही है, ठीक है। चलिए, चिल्ड्रन थिंक एवरीवन सीज द वर्ल्ड द सेम वे दे डू, और जैसे उनको लगता है वैसे ही पूरी दुनिया को लगता है, ठीक है। दे फोकस ऑन ओनली देयर परस्पेक्टिव। इफ ए चाइल्ड कवर देयर आईज से यू कांट सी मी, तो बच्चा जो है, कभी देखा होगा प्ले में, वो जाता है पीछे कुर्सी के छुप गया, ऐसे कुर्सी के पीछे छुप, है ना, उसको लग रहा है मुझे कोई देख ही नहीं, ठीक है। तो ये क्या है? ईगो सेंट्रिज्म, उसी को अपना ही व्यू पॉइंट उसको पता है दोस्तों, ठीक है जी। चलिए, नेक्स्ट है जी, इसी का फीचर जो इसमें की कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होती है, उसमें से अगली कैरेक्टरिस्टिक्स मैजिकल थिंकिंग। मैजिकल थिंकिंग का मतलब ये है, चिल्ड्रन बिलीव दैट थॉट्स, विशेस और इमेजिनेशन कैन इन्फ्लुएंस रियलिटी। जो थॉट्स हैं, जो मेरी विशेस हैं, ये रियलिटी है, ठीक है जी। वो जो क्रिसमस होता है, जो कई बच्चे देखेंगे तो आप वो क्रिश्चियन बच्चे जो होते हैं ना, क्रिश्चियन बच्चे, उनकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ।
वो क्या करते हैं जी, सेंटा क्लॉज यूजुअल जो है वो यूरोप में ऐसा होता था कि भाई सेंटा क्लॉज बाकी बच्चों की मदद वदद बहुत करता है, पूरा पैसा वैसा सब लुटा दिया। वो एक प्रीस्ट थे, तो वो देखते थे बच्चों की जो विशेष होती थी ना, तो वो बाहर जुराब में टांग के, जो भी उनका गिफ्ट विफ्ट होता है जुराब में टांग के चले जाते। तो आज के ज़माने में भी बच्चों को लगता है कि सेंटा क्लॉज आता है और जुराब में गिफ्ट टांग, तो बच्चे जो हैं बाहर जाके जुराब में गिफ्ट वो अपने जुराब टांग देते हैं, ठीक है? ताकि सेंटा क्लॉज आएगा और हमें गिफ्ट मिल जाएगा। तो ये क्या है? मैजिकल थिंकिंग, इमेजिनेशंस है, ठीक है? चलिए देखिए एक्सप्लेनेशन। दे मे बिलीव दैट ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स अकर ड्यू टू मैजिकल रीजंस। चीजें खुद ब खुद होती हैं मैजिकल रीजंस की वजह से होती हैं। रियलिटी एंड फैंटेसी जो होती हैं आर नॉट क्लियरली सेपरेटेड, इसको नहीं पता है। ठीक है जी, पैसे बाप के पास आते हैं तो खुद ब खुद आते हैं, बाप काम पे जाता है पैसे आ जाते हैं इसके, ठीक है जी, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या है? मैजिकल थिंग है। समझ रहे हो? मैजिकल थिंग ये। अच्छा जी, बच्चे बच्चे कैसे, छोटा काका हो गया ना, बच्चे पैदा हो गए, ये बच्चा पैदा हो गया, इसको थोड़ी पता है ये बच्चा कैसे पैदा हो गया, तो लगता है जी भगवान ने दे दिया ये बच्चा, ये भगवान ने डायरेक्टली तो पा दिया नीचे। तो ये है मैजिकल थिंकिंग, ये अपनी सोच रहे हैं, समझ गए ना मैजिकल थिंकिंग। तो इसको मैं थोड़ा-सा आपको समझाने के लिए एग्ज़ाम्पल मेरी थोड़ी इधर-उधर जा सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा एग्ज़ाम्पल क्या? थिंकिंग दैट द मून फॉलोज़ देम व्हाइल वॉकिंग। यूजुअल बचपन में आपने भी किया होगा। ऐसे ऐसे चल रहे हैं तो ऐसे देखते-देखते चल रहे हैं सूरज को या चाँद को। तो आपको लग रहा है यार सूरज भी मेरे साथ-साथ चल रहा है, चाँद भी मेरे साथ-साथ चल रहा है ना? तो ये इमेजिन तो ये मैजिकल थिंकिंग होती है, इस स्टेज में मैजिकल थिंकिंग होती है। इससे नीचे तो हो नहीं सकती क्योंकि दिमाग ही डेवलप नहीं। 2 से 7 साल के बीच में ये चीज़ें होती हैं, ठीक है? बिलीविंग दैट टॉयज़ आर अलाइव। टॉयज़ जो हैं ये अलाइव, छोटी बच्चियाँ गुड्डियाँ होती हैं, उनको मार रही है, खेल रही है उसके साथ, है ना? तो एंड हैव फीलिंग्स, इनमें फीलिंग्स भी होती है, ऐसा बच्चों को लगता है ना? चलिए भाई लोग, और लैक ऑफ लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, बस लॉजिक, ये लॉजिकल बात नहीं समझ पाएंगे, ठीक है? चलिए, लॉजिकल ऑपरेशंस आर मेंटल प्रोसेसेस दैट अलाउ अ पर्सन टू थिंक लॉजिकली एंड सिस्टमैटिकली। वो बच्चे नहीं समझ नहीं सकते। चिल्ड्रन इन प्री ऑपरेशन स्टेज कैन नॉट येट परफॉर्म दीज मेंटल ऑपरेशन, so their thinking is based mainly on appearance, intuitions, perception rather than logic। इमेजिनेशंस में समझते हैं, जो मेरे को लग रहा वही है, अपने पर्सपेक्टिव से, मेरे कोई लॉजिक वॉजिक नहीं है दोस्तों, ठीक है? चलिए भाई, कुछ बच्चे यहाँ पे इस स्टेज में, प्री ऑपरेशन स्टेज में, कुछ कुछ चीजों के साथ स्ट्रगल करते हैं जो इनसे नहीं हो पाती। पहली बात तो लॉजिकल नहीं है, ठीक है? प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं हो। कुछ और बातें देख लो। पहला, डू नॉट अंडरस्टैंड कंजर्वेशन, ठीक है जी, कंजर्वेशन। दूसरा, कैनॉट परफॉर्म मेंटल रिवर्सल्स, भी समझाऊंगा आपको मेंटल रिवर्सल क्या है। और स्ट्रगल विद लॉजिकल कॉज एंड इफेक्ट थिंकिंग, लॉजिक तो है ही नहीं ना, लॉजिक तो डेवलप। इन दो बातों को आप समझ लो, कंजर्वेशन और मेंटल रिवर्सल क्या है। दोस्तों कंजर्वेशन बड़ा इजी है। कंजर्वेशन मतलब के अंडरस्टैंडिंग that the quantity remains same even if the shape or appearance change। Very easy, very easy। Let's suppose you have cold drinks in your hand, you have two hands, ठीक है, and you have cups of cold drink in both hands। इसमें जो कप है वो बड़ा है, लेकिन इसमें जो कप है वो छोटा, ठीक है? और इन दोनों में आप सेम लेवल की बराबर की कोल्ड ड्रिंक डाल दो, ठीक है? लेट्स सपोज आपने उसमें 50 ml, इधर भी 50 ml, इधर भी 50। नाउ बच्चे को क्या चूज करेगा? आपका आंसर आ गया। क्या आंसर होगा? सर वो बड़ा वाला कप चूज, क्योंकि उसको लग रहा है उसमें ज्यादा है। इसको बोलते हैं कंजर्वेशन। क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन। इस थ्योरी ने बोला, इसको क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन, ठीक है जी। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग होती है, कंजर्वेशन इज द अंडरस्टैंडिंग दैट क्वांटिटी रिमेन सेम, सेम ही रहती है, ठीक है, इफ द शेप और अपीयरेंस चेंजेस। चिल्ड्रन इन दिस स्टेज यूजुअली डू नॉट अंडरस्टैंड कंजर्वेशन, ठीक है जी। टू ग्लासेस कंटेन इक्वल वाटर, when the water from one glass is poured into tall thin glass, the child think that the tall glass has more
वाटर। बच्चे को ये नहीं पता है कि अंदर जो क्वांटिटी है वो सेम ही है, वो चेंज नहीं हो रही, ठीक है। अगर हमने ग्लास का शेप या ग्लास का साइज चेंज कर दिया, क्वांटिटी सेम है, बच्चा इस बात को नहीं समझ। एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको बता दी है, ठीक है जी। चले अगला, रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी का मतलब है चीज को रिवर्स कर देना, चीज को रिवर्स कर देना। चीज को रिवर्स करने का मतलब ये है, लेट्स सपोज अभी हमने बात किया था तो एक बड़ा वाला कप है ना, तो अगर और एक छोटा वाला कप है ना, ठीक। तो अगर ये छोटे वाले कप से आपने कोल्ड ड्रिंक लेट्स सपोज बड़े वाले कप में डाल दी, ठीक है, तो इसको लग रहा है कोल्ड ड्रिंक क्या होगी, ये ज्यादा होगी, ठीक। और फिर अगर बड़े वाले से दोबारा छोटे में डाल दी है, तो इसको लगेगा कोल्ड ड्रिंक कम होगी, ठीक है। इसको रिवर्सिबिलिटी समझ नहीं, यानी कि वो वही तो सेम कोल्ड ड्रिंक इसमें थी जो कि इसमें आ गई है, जिसको रिवर्स किया है, तो इस बात को बोला बच्चे नहीं समझ, ठीक है जी, क्योंकि इनकी लॉजिकल रीजनिंग तब नहीं। चलो, रिवर्सिबिलिटी मींस दैट द एबिलिटी टू मेंटल रिवर्स एन एक्शन, एक एक्शन को रिवर्स करना। चिल्ड्रन इन दिस स्टेज कैन नॉट इमेजिन रिवर्सिंग द प्रोसेस, वो रिवर्सिंग द प्रोसेस नहीं समझते। एग्जाम्पल के लिए, वाटर पोर इनटू टॉल ग्लास कुड बी पोर्ड बैक इनटू द ओरिजिनल, दोबारा से उसमें कर दिया, बिकम द सेम अमाउंट अगेन, इस बात को ये समझते नहीं है, ठीक है। रिवर्सिबिलिटी, ये दूसरी प्रॉब्लम है, ठीक है। तीसरा है जी कॉज एंड इफेक्ट लॉजिक। तीसरी प्रॉब्लम इनको क्या है, कॉज एंड इफेक्ट लॉजिक। चिल्ड्रन ऑल्सो स्ट्रगल टू अंडरस्टैंड ट्रू कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, they may connect events that are not logically related। कॉज एंड इफेक्ट तो आपको पता है, पहले भी देखा, मैं कुछ करता हूं तो इफेक्ट होता है, ठीक है। लेकिन सम टाइम्स कुछ कुछ ऐसा हो जाता है, बच्चा इन दोनों को इकट्ठा करके बैठ जाता है, उसको लगता है कि ये होने की वजह से ही ये हुआ है, ठीक है। अच्छा चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। बोला एक डॉग बाक करता है, वो भौंकता है, और इस भौंकने की वजह से एक बलून भरा हुआ था, वो बर्स्ट हो जाता है, वो फट जाता है, ठीक है। अब इसको पता है क्या लगने लगा, इसको लगने लग गया कि भाई ये कुत्ता भौंका, इस वजह से ये बलून जो है ये फट गया, है। तो आप इसको ये लगे अगर कुत्ता जितना भौंकेगा तो मेरे बलून जो है वो फटते रहेंगे, है कि नहीं। चलिए, लेकिन ऐसा नहीं, तो द चाइल्ड माइट थिंक, तो लग सकता है, वो सोच सकता है that the dog barked and that made balloon burst, this is called ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, यानी कि लिंक करना अनरिलेटेड इवेंट्स। यहाँ पे इस बच्चे ने भी अनरिलेटेड इवेंट्स को क्या कर दिया, लिंक कर दिया, जिसका एक इवेंट के साथ कोई लेना देना नहीं था दूसरे इवेंट, ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट लॉजिक यहाँ पे बच्चे के पास नहीं होता, ठीक है। चलिए, तीसरा हमारे पास जो स्टेज है वो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 से लेके 11। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, ये भी ऑपरेशनल है, लेकिन कॉन्क्रीट वो है प्री ऑपरेशन, देखें जी, ठीक है। इसमें मेन फीचर जो डेवलप बच्चे में होता है, ठीक है, वो है लॉजिकल थिंकिंग अबाउट कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है जी। अब इसको पता लगता है, ठीक है, इसमें क्या फीचर्स है। नंबर 1, लॉजिकल रीजनिंग थोड़ा डेवलप हो जाता है, ठीक है जी। अब ये हर चार चार जो आपके पाँव वाला जो चीज है, एनिमल है, उसको एक ही एनिमल है। अब इसको पता है कुत्ता अलग है, गाय अलग है, भैंस अलग है, घोड़ा अलग है, ठीक है। चलिए, थिंकिंग बिकम मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक देन इन अर्लियर स्टेजेस, ठीक है, बिल्कुल सर। दे बिगिन टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट्स एंड आइडिया, ऑब्जेक्ट्स एंड आइडिया। इससे पहले ये सिर्फ आइडिया आइडिया में ही, और इमेजिनेशन आइडिया, इमेजिनेशन, ठीक है जी। अब यहाँ पे लेकिन इसका थोड़ा लॉजिक है, तुमको समझता है, ठीक है जी। अब ये बात इसको पता लग जाएगी, यहाँ पे आते हैं कि कुत्ते के भौंकने से बलून नहीं फटेगा, ठीक है जी। चलिए, अंडरस्टैंडिंग कंजर्वेशन,
कंजर्वेशन आपने समझा था कि भाई चीज सेम ही रहेगी, चीज सेम ही रहेगी, चाहे गिलास छोटा है या बड़ा है, यही है ना। तो इससे पहले वाली स्टेज में इसको ये नहीं समझ आ रहा था, लेकिन अब इसको कंजर्वेशन जो है वो समझ आ रहा है, पहले स्टेज में नहीं आ रहा था, ठीक है। A child understand that water quantity remains the same even if poured into another container, दूसरे कंटेनर में डालने में भी क्या है, सेम ही रहेगा, सर ठीक है। Ability to classify objects, अब ये क्लासिफाई भी कर पाता है चीजों को, अब इसको पता है। इससे पहले वाली स्टेज में मे भी इस बच्चे को नहीं भी पता लगे, ठीक है जी, सभी लिखने वाली चीज को पेंसिल ही समझ, लेकिन इस स्टेज में बोल रहा है जी इसको पेंसिल का पता लग जाएगा एक क्लासरूम में। पेन का अलग है, इसको पता है पेन अलग होता है, पेंसिल अलग होता है, ये इरेजर होता है, शार्पनर होता है, ये बुक्स है मेरी, ठीक है। तो इस बात का क्रिटिसिज्म भी है, आप ये बात सोच सकते हो, जीन जो पाइजे इनकी थ्योरी को क्रिटिसाइज भी किया गया है, ठीक है, कि भाई बच्चों का जो दिमाग है किसी का लेट डेवलप होता है, किसी का जल्दी डेवलप। तो हम बड़ी इजीली बोल सकते हैं, इसने बोला 7 से 11 साल में बच्चा जो है आइडेंटिफाई करता है, लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो मे बी एक 5 साल का बच्चा भी इस चीज को आइडेंटिफाई कर पाए, ठीक है ना। अगर उसका बच्चा तेज होगा तो वो कर सकता है, मे बी एक 6 साल का बच्चा भी उसको आइडेंटिफाई कर पाए, तो भाई ये पेन है, ये पेंसिल है ना, मे बी उसको पता हो सकता है। तो ये इसका क्रिटिसिज्म भी है जो कि आगे हम देखेंगे, लेकिन थ्योरी तो थ्योरी होती है ना, किसी बंदे ने बोला है कि हमें उसको पढ़ना है, फिर बाकी लोग उसको क्रिटिसाइज भी करते हैं, बाकी जो थ्योरिस्ट होते हैं। चलिए भाई लोग समझ गए, तो क्लासिफाई ऑब्जेक्ट यहाँ पे वो कर देगा। अगला जी, रिवर्सिबिलिटी भी इसको समझ आ, रिवर्सिबिलिटी मतलब अगर इसने, ठीक है ना, 5 + 3 8 किया है ना, तो 8 - 3 5 भी हो जाएगा, ये बच्चे को पता यहाँ पे लग जाता है। Children understand that some actions can be undone and return to the original state, है ना, तो किया जा सकता है, ठीक है, रिवर्सिबिलिटी इसको समझ आती है। नेक्स्ट है लेस इगोसेंट्रिक थिंकिंग, लेस इगोसेंट्रिक। अच्छा, इसकी और एक एग्जांपल समझाता हूँ। बिल्कुल आपने देखा कोई छोटा बच्चा ना, जो छोटा बच्चा, ठीक है, अब छोटे बच्चे के पास उसके हाथ में, ठीक है, छोटा बच्चा उसके हाथ में नोट है 10, ठीक है, लेट्स सपोज आपके हाथ में नोट है 500 रुपए का, तो आप क्या करो, इसका 10 रुपए का नोट छीन लो, इसको 500 रुपए का नोट दो, ये रोना स्टार्ट कर, ठीक है, इसको लगेगा नहीं जी जो मेरे पास 10 रुपए थे वो ठीक है, ये मेरे से ले रहा है तो कोई घपला कर रहा है, ठीक है, यूजुअल आपने देखा होगा ऐसा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इसको बात समझ नहीं आती, कंजर्वेशन, ठीक है। चलिए जी, और रिवर्सिबिलिटी भी वो समझ नहीं आएगी। लेस ईगो सेंट्रिक थिंकिंग, ईगो मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, है ना, अब इसको दूसरों को पॉइंट ऑफ व्यू की समझ, ठीक है, देखो, लेस egocentricism means that the children begin to understand that other people can have different thoughts, feelings and viewpoints from them, इसमें पता लग जाता। दूसरी स्टेज अगर आपको अच्छे से समझ आई है तो ये भी स्टेज आपको समझ आ रही है, अगर आपको ये नहीं पता लग रहा, अब प्लीज दूसरी स्टेज अच्छे से देखो, आपको समझ आएगा। इफ टू चिल्ड्रन स्टैंड आउट ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ अ बिल्डिंग, वन में सी द फ्रंट डोर while अदर सी द बैक डोर, ठीक है, और इस बच्चे को भी ये पता कि मेरे को फ्रंट डोर ही दिख रहा है, ठीक है, उसके पीछे बैक डोर भी दूसरा व्यू पॉइंट है, ठीक है। चलिए जी, किसी भी चीज को देखने का नजरिया, a child with less egocentric thinking understand that both views are correct from different position, जैसे आज हमें पता लगता है कि नहीं यार, पापा भी बेचारे ठीक ही थे जो लड़ते थे मम्मी के साथ, गलती तो मम्मी की होती थी है ना। चलिए दूसरा व्यू पॉइंट, ठीक है ना, आया अब आया ना व्यू। चलिए नेक्स्ट है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11, और उसके बाद जो होता है वो फॉर्मल ऑपरेशन, सबसे बेस्ट लेवल स्टेज होती है जिसमें इंसान की लॉजिकल थिंकिंग ज्यादा डेवलप होती है, सबसे ज्यादा। चलिए जी, इसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आती है, हाइपोथेटिकल रीजनिंग भी आती है। हाइपोथेटिकल रीजनिंग मतलब हाइपोथेसिस में चला जाता है कि अगर ऐसा ना होता तो क्या होता, अगर ग्रेविटी ना होती तो क्या होता, अगर सूरज ना होता तो क्या होता। हाइपोथेटिकल रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आ जाती है, डिसीजन मेकिंग को आ जाती है ना, प्रॉब्लम सॉल्व करता है, मैथ्स के मुश्किल क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व कर सकता है, ठीक है जी। चलिए, एबिलिटी टू थिंक अबाउट फ्यूचर पॉसिबिलिटीज, और ये फ्यूचर पॉसिबिलिटीज के बारे में भी सोच लेता है, उसका प्रिडिक्शन भी कर सकता है, इसको पता है कि मेरे इन एक्शंस का रिएक्शन क्या होने वाला फ्यूचर में, है कि नहीं।
चलिए भाई लोग, चलिए यहाँ पे मेन फीचर क्या है, एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड लॉजिकली। ठीक है जी, चलो देख लेते हैं भाई इसमें क्या है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या है, पर इट इज द एबिलिटी टू थिंक अबाउट आइडियाज, अबाउट कॉन्सेप्ट्स, अबाउट प्रिंसिपल्स दैट आर नॉट फिजिकली प्रेजेंट, यानी कि कॉन्सेप्ट्स को, आइडियाज को समझता है। ठीक है, इससे पहले की जो एज होती है इसमें बच्चा में भी उन आइडियाज को नहीं समझता हो, क्योंकि उतना लॉजिक, उतना रीजनिंग उसका डेवलप नहीं। ठीक है जी, चलिए। चिल्ड्रन इन अर्ली स्टेज थिंक मेनली अबाउट रियल एंड विजिबल ऑब्जेक्ट, जो उनको दिखता है और रियल लाइफ उनको पता है ना। पापा से पैसे मिलते हैं, उसको ये पता है बस पापा से पैसे मिलते हैं, समझ रहे ना। तो ये नहीं पता कि पापा पैसे कमाता कैसे है, समझ गए। इस एज में आने के बाद उसको ये भी पता लग जाता है। ठीक है, चलिए। बट adolescents can think about abstract concepts such as justice, freedom, love, equality and mortality। इसके बारे में भी पता लग जाता है। ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलेक्ट इसी स्टेज में डेवलप जो होता है। हाइपोथेटिकल रीजनिंग क्या है, समझो जी। हाइपोथेटिकल, इट इज द एबिलिटी टू थिंक, सोचने की क्षमता है, ताकत है, अबाउट व्हाट इफ सिचुएशन एंड इमेजिन पॉसिबल। व्हाट इफ, अगर ये ना होता तो क्या होता, अगर ये होता तो क्या होता, है ना। चलिए, इंडिविजुअल्स कैन फॉर्म हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस बनाई जा सकती हैं, पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस एंड थिंक अबाउट कॉन्सिक्वेंसेस बिफोर टेकिंग, है ना। जैसे मैं सोचता हूँ, अगर मैं टीचर ना होता क्या होता, है ना। आपको भी सोचना चाहिए, अगर सरकारी नौकरी ना लगी क्या होगा। ठीक है, तो ये आप इस वक्त सोच सकते हो इस स्टेज में। A student might think, what would happen if there were no, अगर यहाँ ग्रेविटी नहीं होती तो क्या होता, सोचता, हाइपोथेसिस। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी तो भाई बच्चे में आ जाती है, सिस्टमैटिक थिंकिंग डेवलप हो जाती है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना स्टार्ट कर देता है, लॉजिक लगा लेता है, दिमाग लगा लेता है। ठीक है जी। स्टूडेंट वांट टू फाइंड आउट व्हाई ए प्लांट इज नॉट ग्रोइंग, तो उसको पता लगेगा भाई प्लांट ग्रो क्यों नहीं कर रहा। वो मे बी सॉइल का टेस्ट भी करा सकता है, खाद पानी जो है उसको थोड़ा ऊपर कर सकता है, पत्ते वत्ते काट सकता है, सब चीजें उसकी प्रॉब्लम वो कर पाएगा। ठीक है, चलिए जी, और वो भी लॉजिकली। ठीक है, कैसा, लॉजिकली। about to think about future possibility, ability to think about future possibility, future possibilities के बारे में इस स्टेज में पता लगता है। इंडिविजुअल कैन थिंक अबाउट फ्यूचर प्लान्स, गोल्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ, क्या होगा अगर ये ना हुआ, तो ये भी पता लगता है। ठीक है जी। दे स्टार्ट प्लानिंग देयर एजुकेशन, करियर, पर्सनल गोल्स। दे कैन आल्सो कंसीडर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज फॉर द फ्यूचर। ठीक है जी। चौथी स्टेज भी दोस्तों हो गई, पहली 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11 के बाद 4 स्टेजेस हो गए। ठीक है, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल। ठीक है, देन उसके बाद में आपका ऑपरेशन, और लास्ट में आएगा फॉर्मल। ठीक है, लिमिटेशन क्या है, पाइजेस। पाइजे थ्योरी बोल रहा है कि चिल्ड्रन की एबिलिटीज को अंडर एस्टिमेट करता है। कुछ बच्चे बहुत अच्छे हो सकते हैं, कुछ बच्चे कम भी हो सकते हैं। कल्चरल और सोशल इन्फ्लुएंस को ये रिजेक्ट कर रहा है, क्योंकि इसने जनरलाइज कर दिया। ठीक है, डिफरेंट कल्चर में, डिफरेंट सोशो कंडीशंस में बच्चे जो है अलग तरीके से थिंकिंग कर सकते हैं। कुछ बच्चे बचपन में तेज हो जाते हैं, कुछ बच्चे 10वीं 12वीं में भी आके जड़ बुद्धि दिमाग के रहते हैं। क्यों, क्योंकि उनका सोशो कल्चरल इन्फ्लुएंस पूरा है बेचारा। डेवलपमेंट में नॉट ऑलवेज अकर इन फिक्स स्टेजेस, ये जो डेवलपमेंट के स्टेजेस बताई हैं, जरूरी नहीं इन्हीं स्टेजेस में डेवलप होनी है, कईयों की बाद में भी हो सकती है, पहले भी। तो ये इसका क्रिटिसिज्म है। कंक्लूजन की अगर आप बात कर लें तो ये थ्योरी जो है ये एजुकेशन में, साइकोलॉजी में, चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टडीज है, इसमें इस्तेमाल की जाती है, पढ़ी और पढ़ाई जाती है। सिंस आंगनवाड़ी वर्कर आप लोग बनोगे, ठीक है, सुपरवाइजर बनोगे, वहां पे यू हैव टू डील विद चिल्ड्रन, बच्चों के साथ डील करना है। यू मस्ट बी अवेयर, एक बच्चा कैसे डेवलप करता है, उसकी थिंकिंग कैसे डेवलप होती है। ठीक है, कोई मारना ही उसको स्टार्ट करेंगे तो उसको पता है, फिर वो ऑटोमेटिक इमेजिनेशन चला जाएगा, लॉजिक उसके पास नहीं है। तो इसके साथ ये थ्योरी जो है इसको हम खत्म करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और अगर आप इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो स्टडी नॉर्म्स के आप कोर्स में एनरोल कीजिए, वहाँ पे आपको बहुत अच्छा पढ़ाया जाएगा। ठीक है, सब कंटेंट मैं अपडेट कर रहा हूँ, आपको पढ़ा हर कंटेंट आपको टाइमली कवर में करवा दूंगा, ताकि सब चीज़ें नहीं है।
थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।